नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया था और आज की डेट में हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन बताया था, तो यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है, चैनल पे भी जाकर आप देख सकते हैं, या मैंने आपको प्लेलिस्ट भी दे रखी है, प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में साथियों पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परिचित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ए ऑप्शन वोल्टेज स्टेबलाइजर, बी ऑप्शन फलन जनक, सी ऑप्शन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, डी ऑप्शन रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो साथियों, इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कैसे सही होगा, देखिए कोई भी आपके पास फोटो है, यदि आप फोटो को आप टीवी पर दिखाना चाहते हैं या कोई भी आप बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा सीआरओ का। और सीआरओ का पूरा नाम होता है साथियों कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और इसको आप बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू को मान लिया या आप माप ले रहे हैं और उसको बड़े चित्र के अनुसार आप दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर सीआरओ को काम में आप लेंगे। तो ये आपका साथियों उसी कारण सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है। यहाँ पर जो आपके सामने एक फिगर बनाया गया है और इसमें आपको एम्पलीफायर देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको कौन सा एम्पलीफायर बोला जाता है, इसको आपको देखकर बताना है। तो साथियों, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है, ये जो एम्पलीफायर है बी टाइप का पुश पुल एम्पलीफायर है। और ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन को देखिए, जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन देंगे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, बी ऑप्शन देंगे क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। जैसे कि एफ आर बराबर दिया गया 1/2 पाई एल सी, या बी ऑप्शन देंगे एफ आर बराबर 1/2 पाई एल सी अंडर रूट में है, और यहाँ पर सी ऑप्शन देंगे एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुनाद जो आवृत्ति होती है साथियों, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान मान जो होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के जब बराबर होता है, जिसको हम एक्सएल बोला जाता है, जो एक्सएल बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस को, और जो यहाँ पर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये जो होती है एक दूसरे के बराबर होती है। तो एक्सएल जो बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस को बोला जाता है, और कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है वो एक्सी को बोला जाता है। तो ये दोनों जब बराबर स्थिति में होती है तो आर बराबर जेड हो जाता है। जब आर बराबर जेड हो जाएगा तो धारा का मान क्या होगा, स्थिति में अधिकतम मिलेगा उस स्थिति में। तो उसी कारण हम मारते हैं ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो होता है रेजिस्टेंस है, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रतिरोध से आवृत्ति होती है। वो क्या होती है साथियों, प्रतिरोध से प्रभावित होती है, और उसका मान जो सूत्र होता है वही होता है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। देखिए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में जो आपको न्यूनतम वोल्टेज देखने को मिलता है वो 0.6, कितना, 0.6 वोल्ट देखने को मिलता है। और अधिकतम जो होता है 0.7 वोल्टेज होता है। तो कहने का मतलब ये कि जो यहाँ पर न्यूनतम देखने को मिलता है वो 0.6 वोल्ट से 0.7। और ऑप्शन में आपको जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी। तो सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है। देखिए
ये जो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं कलर बैंड से, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इस पर एक सूत्र होता है और उसी सूत्र पे आप रखेंगे तो इसका सही मान आएगा। इसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कई क्वेश्चनों के साथ, जो कि अगली वीडियो हमारी आने वाली है। इसी चैप्टर से जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाते हैं, जो कि यहाँ पर कलर बैंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ पर इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और इसका सही आंसर जो आपका आएगा, वो आएगा साथियों ये आपका ऑप्शन नंबर सी। मिलाकर देखिएगा यदि सॉल्व आप कर पाते हैं तो, और नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे और क्वेश्चनों के साथ में। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का क्या कारण है? यह रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ए ऑप्शन दिया गया कम परमाणु संख्या, बी ऑप्शन दिया गया प्रतिरोध बहुत ही कम है, सी ऑप्शन दिया गया डोपिंग प्रतिशत अधिक है और यहाँ पर दिया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 है। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कम परमाणु संख्या। क्योंकि सिलिकॉन की तो यदि बाहरी कक्षा की बात करें, तो बाहरी कक्षा होती है साथियों, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चतुर्थ संयोजी पदार्थ। क्या बोला जाता है? चतुर्थ संयोजी पदार्थ बोला जाता है। मतलब कि परमाणु की संख्या इसमें कम है और रोधिका वोल्टेज क्या है? अधिक है। और हमारा क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, कम परमाणु संख्या। ऑप्शन में आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए, ये साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में साथियों पूछा जा रहा है कि रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? ये ऑप्शन दिया गया दो सामग्रियों के अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना, बी ऑप्शन दिया गया एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है और सी ऑप्शन दिया गया पी सामग्री में होल नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित किया। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर डी क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं साथियों? आकर्षित करते हैं, ध्यान रखिएगा। टर्मिनल सिरों पर जो आकर्षित होने का जो प्रोसेस होता है, ये इसकी एक यहाँ पर सूत्र के अनुसार भी आप इसको कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डायोड के पी भाग को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए या एन भाग को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए, तो हमारा जो यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। इस तरह आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो साथियों कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, इसमें एक परत होती है जिसको हम अश्व परत बोलते हैं, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और उसके टर्मिनल के जो तरफ जो होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं और उसी को मिलाकर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से शुरू होता है जिसमें पूछा जा रहा है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर में एलसी आपने सुना होगा एलसी फिल्टर, ठीक है? और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में सर्किट यहाँ पर बनाया जा रहा है और सर्किट को आप ध्यान से देखिएगा। सर्किट में यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, सर्किट का जो यहाँ पर डायग्राम है, ये पूरी तरह से यहाँ पर क्या है, ये आपका सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको कट का देखने को मिलता है निशान, मतलब कि ये जो डायग्राम है पूरा नहीं है। सर्किट ये आपका क्या है, ओपन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोई भी वोल्टेज इसमें नहीं बनेगा, मतलब कि नो आउटपुट आप कह सकते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निर्गत नहीं है, या आप नो आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? जैसे कि एलसी फिल्टर, आरसी फिल्टर या संधारित्र इनपुट फिल्टर या श्रेणी प्रकृत्व फिल्टर। तो इसमें जो आपका एलसी फिल्टर होता है साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसी फिल्टर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? जैसे कि एफईटी, एफईटी यहाँ पर दिया गया साथियों जिसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोला जाता है, और यहाँ पर यूजेटी दिया गया जिसको हम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, और यहाँ पर एससीआर दिया गया है जिसको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोला जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा आईजीबीटी। आईजीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर
ट्रांजिस्टर, ध्यान रखिएगा। और यही जो हमारा सही होता है साथियों, ऑप्शन में डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो में भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताया। अगली वीडियो भी जो आपको आने वाली देखने को मिलेगी, उसमें भी 10 क्वेश्चन बताए जाएँगे, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी।